अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफाइन गैस्ट्राइटिस, डिस्कस टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, discuss the prevention and treatment of gastritis, what are the nursing diagnosis and interventions for gastritis। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस होता क्या है वो समझेंगे। Gastritis is an inflammation of stomach। जो गैस्ट्राइटिस है वो इन्फ्लामेशन है किसकी? स्टमक की। ठीक है, यानी कि आइटस माने इन्फ्लामेशन, गैस्ट्रिक माने स्टमक। तो बेसिकली क्या हो गया? सिंपल, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। अब आगे क्या कह रहा है ये? इरिटेशन और इरोजन ऑफ द स्टमक म्यूकोसा। अब जो इन्फ्लामेशन है वो क्या कर रही है? इरिटेशन करवा रही है किसमें? हमारे जो म्यूकोसा लाइनिंग है स्टमक की उसके अंदर। तो ये सब चीजें मिला के क्या बनता है? गैस्ट्राइटिस बनता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरी डेफिनेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ द होल स्टमक इज कॉल्ड पेना गैस्ट्राइटिस और एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एंट्रियम गैस्ट्राइटिस। अब देखो, जो पूरे के पूरे स्टमक यानी कि होल स्टमक में जो इन्फ्लामेशन हो रही है हम उसको बोलेंगे पेन गैस्ट्राइटिस। ठीक हो गया? जो होल स्टमक के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है हम उसको बोलेंगे पेन गैस्ट्राइटिस। लेकिन अगर दूसरे पार्ट में स्टमक के कोई अलग पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रही है उसको हम बोलेंगे एंट्रियल गैस्ट्राइटिस। ठीक, उसके बाद आती है कुछ टाइप्स। गैस्ट्राइटिस की कुछ टाइप होती हैं। एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस अ सडन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? एक सडन यानी कि फौरन, ऑनसेट, ड्यूरेशन, जल्द से जल्द हो जाना। यानी कि अभी बैठे हैं आप नॉर्मल, एकदम से आपके जो है ना स्टमक में लाइनिंग में कोई इरोजन हो चुका है या फिर कोई कट लग चुका है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो ये जो फौरन ही होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट। यानी कि एकदम से जो होने वाला होता है उसको बोलते हैं एक्यूट, सडन। ठीक है, जो सडनली इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब ऐसी एक गैस्ट्राइटिस जो एक्यूट हो यानी कि फौरन हुई हो, जो आपके स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें। ठीक हो गया? उसको उसको एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उसके बाद आता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक्यूट गैस्ट्राइटिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो होती है एक्यूट सुपरफिशियली गैस्ट्राइटिस, जो एक्यूट है और सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आती है नंबर 2 पे एरोसिव गैस्ट्राइटिस। ठीक है, एरोसिव गैस्ट्राइटिस यानी कि जो उसके थोड़ा सा अंदर चली जाती है गैस्ट्राइटिस, उसको एरोसिव गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आती है एक्यूट गैस्ट्राइटिस अल्सरेशन। अब वो एक्यूट तो है, गैस्ट्राइटिस तो है, लेकिन वो अल्सरेशन में काज कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिक अल्सरेशन। तो ये 3 टाइप्स होती हैं किसकी? गैस्ट्राइटिस की। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक दैट अकर्स ग्रेजुअली एंड परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपके ये कह रहा है जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है वो क्या है? जो अगर लॉन्ग टर्म से वहाँ पे उसके स्टमक की लाइनिंग में कोई भी इन्फ्लामेशन है, परसिस्टेंट यानी कि मुसलसल चलती हुई आ रही है, आप मिनिमम 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर से जो प्रॉब्लम उसके साथ स्टमक में चलती आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। उसके बाद आता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? टाइप ए और टाइप बी में। टाइप ए क्या है हमारे पास? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। अब जो टाइप ए है ना उसमें क्या होगा? जो ऑटोइम्यून हो जाएगा, यानी कि जो आपके बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो उसको भी किल करने लग जाएगा, उनको भी खाने लग जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक हो गया? उसके बाद आते हैं टाइप बी। टाइप बी क्या है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक एंट्रियल गैस्ट्राइटिस। अब एंट्रियल गैस्ट्राइटिस हमने पीछे पढ़ा, जो भी स्टमक के किसी भी एक पार्ट में हो जाए इन्फ्लामेशन उसको हम बोलते हैं एंट्रियल। लेकिन अब ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है जो स्टमक के पार्ट्स में इन्फ्लामेशन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक हो गया? फिर आती है इसकी एटियोलॉजी। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई ऐसा बैक्टीरिया लग गया जिसकी वजह से, कोई खाने में कोई बैक्टीरिया आ गया, तो अभी हमने हाइजीन अच्छी नहीं करी, हमने कुछ खाया पिया और डायरेक्ट अपने हाथ नहीं धोए, उसके बाद डायरेक्ट मुंह में चला गया। ठीक है, उसकी वजह से भी कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस हो सकता है। रेगुलर यूज ऑफ पेन रिलीव्स एंसिड्स। अब ऐसी मेडिकेशंस हैं, आपको पेन रहता है बॉडी में या फिर स्टमक में पेन है, आपने ऐसी मेडिकेशंस ली जो लॉन्ग टर्म से चल
चलती आ रही हैं, आप ले जा रहे हो ले जा रहे हो ले जा रहे हो, वो क्या कर रही है, वो आपके जो है ना स्टमक की लाइनिंग को खत्म कर रही हैं, तो वो इंसिड्स हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइड स्टिमुलेटिंग डिजीज जो होती है वो हो रही है उसके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद है बाइल रिफ्लेक्सेस डिजीज, एक बाइल रिफ्लेक्सेस डिजीज होती है वो हो रही है आपके साथ मुसलसल है, तो उसकी वजह से भी ये कॉजेज हो सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेस, अगर आपके पास स्ट्रेस है, किसी भी वजह से कोई स्ट्रेस आप ले रहे हैं, तो वो भी एक बुनियाद मकसद बन सकता है किसका, गैस्ट्राइटिस का। उसके बाद है अल्कोहल एडिसेशन, अल्कोहल यानी कि अल्कोहल आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक हो गया। अल्कोहल एक ऐसी वो है, ऐसी खतरनाक चीज़ है जो आपकी कहीं पे भी कुछ भी करवा सकती है। तो उसके बाद आता है कोकेन, कोकेन यानी कि जो ड्रग्स वगैरह ऐसे ड्रग्स होते हैं जिससे आपको इन्फ्लामेशन हो रही है स्टमक के अंदर, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इटियोलॉजी है, कॉजेज है। रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, कोई भी रेडिएशन से आपका जो है एक्सपोजर हो जाए, कीमोथेरेपी से आपको एक्सपोज हो जाए, तो वो भी एक कॉजेज है किसका, गैस्ट्राइटिस का। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हो सकते हैं इसके एब्डोमिनल पेन एंड बर्निंग ऑफन इन द अपर सेंटर ऑफ द एब्डोमेन कॉल्ड द एपिगैस्ट्रिक एरिया। अब क्या हुआ, जो इसका साइन एंड सिम्टम्स है ना, इसके एब्डोमेन में पेन तो रहेगा, बर्निंग तो होगी, लेकिन क्या है, अपर सेंटर पार्ट, जो अपर पार्ट है ना हमारा स्टमक का, एब्डोमेन का, ठीक है, वो कौन सा पार्ट है, वो एपिगैस्ट्रिक एरिया, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है हमारा, उस साइड पे पेन रहेगा, उस साइड पे पेन रहेगा आपको, तो वो क्या हुआ, कौन सा पेन खिलाएगा, वो गैस्ट्राइटिस का पेन खिलाएगा। ठीक हो गया। उसके साइड सिम्टम में क्या क्या हो सकता है, ब्लोटिंग होगी, ठीक है, वेट लॉस रहेगा, ब्लीचिंग रहेगी, इनडाइजेशन रहेगी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, डाइजेस्ट नहीं होगा खाना आपका, वेट लॉस रहता रहेगा, ब्लीचिंग यानी कि आपके इसमें खट्टी खट्टी डकारें लग जाएंगी, आपको जो है भूख नहीं लगेगी, और नोजिया विद और विदाउट वोमिटिंग, आपको जो है आपका दिल कच्चा रहेगा, हो सकता है आपके साथ जो है वोमिट भी हो जाए और वोमिट ना भी हो, ठीक है। हिकअप्स होंगे यानी कि आपको हिचकियां लगेंगी। फिर होता है सीवियर गैस्ट्राइटिस कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स इंक्लूड। अब कुछ ऐसे गैस्ट्राइटिस होते हैं जो लॉन्ग टर्म जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग बन जाते हैं, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग यानी आपकी लाइफ के लिए खतरा हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो सबसे पहला होता है सीवियर चेस्ट पेन, आपके सीने में पेन रहेगा, ठीक है। फीलिंग फेंट और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, आपकी फीलिंग है ना, आपको थकावट से फीलिंग रहेगी, अजीब सी फीलिंग रहेगी आपकी बॉडी में, और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ यानी कि आपकी जो है ना हाइपोक्सिया हो जाएगा, आपको जो है ना ब्रीथिंग आने में मसला होगा, ठीक है। सीवियर एब्डोमिनल पेन, आपके एब्डोमिन में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। सडन ऑनसेट ऑफ ब्लडी स्टूल्स, यानी कि आपके एकदम से जो है ना आपके स्टूल में ब्लड आने लग जाएगा, यानी कि उस स्टूल एंड ब्लड इज कॉल्ड मलीना। ब्लड में बी रेड ब्लैक और ट्राई इन टेक्सचर, अच्छा ब्लड का कलर क्या होगा, कभी कभार ब्राइट रेड भी हो सकता है, ठीक है, ब्लैक भी होगा, ठीक है, और टेरी इन टेक्सचर यानी उसका कलर जो है ना मिक्सअप हो जाएगा उन दोनों चीज़ों का, ब्लैक एंड रेड का मिक्सचर हो जाएगा कलर में, ठीक है, उसका टेक्सचर इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आता है वॉमिटिंग ब्लड और ब्लैक मटीरियल, अच्छा वॉमिटिंग ब्लड, वॉमिटिंग हो जाएगी ब्लड में, ठीक है, सॉरी वॉमिट होगा ब्लड के साथ, ठीक है, वॉमिट वॉमिट होगी और ब्लड भी साथ आता रहेगा, और ब्लैक मटेरियल इनकी काला कलर का हो जाएगा वो, उसको क्या बोलते हैं, हेमाटोमियोसिस, ठीक है। रिजेंबलिंग कॉफी ग्राउंड्स, उसके साथ रिजेंबल किया गया है कॉफी की तरह उसका कलर हो सकता है। फिर आती है हमारे पास डायग्नोस, इसको डायग्नोस कैसे करें हम गैस्ट्राइटिस को, गैस्ट्राइटिस इज डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एंड ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। अब गैस्ट्राइटिस को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, हम उससे पहले उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, पेशेंट का। अच्छा जो लैब रिजल्ट में क्या क्या ले सकते हैं हम उससे, ब्लड टेस्ट उसका लेंगे, ब्लड सैंपल करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे मलीना के लिए, ठीक है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सरे वगैरह करेंगे उसका, ठीक है। फिर उसके बाद अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, अच्छा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स है ना हमारे पास जीआईटी के जितने भी गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मेजर है वो एंडोस्कोपी है, तो एंडोस्कोपी लाजमी रहेगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोज है ना हमारे पास जीआई का, वो क्या है, आपका एंडोस्कोपी है, ठीक हो गया। लाजमी याद रखिएगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्योंकि हमारे पास भी क्वेश्चन आया था कि क्या कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड जीआई का डायग्नोस मेजर कौन सा है, तो हमने एंडोस्कोपी लगाया था, ये हमारे पास मिड में भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद है हमारी ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एंटासिड्स वगैरह देंगे, ठीक है,
H2 रिसेप्टर ब्लॉक्स, H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे ताकि वो HCl की प्रोडक्शन कम करके हिस्टामिन जो रिलीज होता है उसको ब्लॉक करे, ताकि आपका जो H2 रिसेप्टर है ना और जो एसिड रिफ्लेक्शन है वो ना हो। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ऐसी मेडिकेशंस देंगे, एग्जांपल में आती है ओमिप्राजोल, ओसमेप्राजोल, राइजिक वगैरह, हम उसको देते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी डायरियल एजेंट्स, ठीक है, डायरिया वगैरह के लिए हम उसको ये चीज़ें देंगे, प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंशन, अब इसको रोक कैसे सकते हैं इस बीमारी को, क्या है, ईटिंग हैबिट्स। आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी करनी पड़ेंगी। आप लोग खाते के वक्त डायरेक्ट लेटना नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देती हैं। स्पाइसी फूड नहीं लेने होते, ठीक हो गया। उसके बाद आपको ऐसा ऐसा होता है कि अगर आप बार बार खाना खाते रहे तो हर एक घंटे के बाद खा लिया तो ये भी एक मेजर इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टमक के ऊपर। स्टमक की जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। डोंट स्मोक, आपको स्मोकिंग नहीं करनी होती है, ठीक हो गया। मेंटेन एन हेल्दी वेट, अपना वेट को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका निज़ाम सही चलता रहेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती रहेगी। मैनेज स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस को मैनेज रखें, स्ट्रेस में ना रहें। फिर आती हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं इसकी, इसमें हो सकती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज से मुराद है कि आपकी जो जीआई ट्रैक है ना उसमें हेमरेज है, यानी कि इंटरनली कोई ना कोई ब्लीडिंग हो जाए, ये कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है, यानी कि आने वाले रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, खतरार हो सकते हैं जो आगे आ सकते हैं। पेरिनेशियस एनीमिया, ये एक एनीमिया की टाइप है जो आपको आगे जाके चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, आगे लेक्चर है इसका एनीमिया का हमारे पास फुल, उसमें समझ आएगा कि पेरिनेशियस एनीमिया होता क्या है। उसके बाद है इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। अच्छा जी, स्टमक कैंसर का रिस्क बन सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने का रिस्क फैक्टर हो सकता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन ड्यू टू लैक ऑफ एपेटाइट, डिस्कम्फर्ट एंड डिक्रीज न्यूट्रिशन इनटेक। माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, क्यों, क्योंकि उसको भूख नहीं लगती, लैक ऑफ एपेटाइट है यानी कि भूख का ना लगना, भूख नहीं लग रही है उसको, डिस्कम्फर्ट है, बेचैनी सी है, और उसकी न्यूट्रिशन क्या हो गई, कमी हो चुकी है, न्यूट्रिशन में कम हो चुका है, इसकी वजह से उसका वेट लॉस भी हो रहा है। परफोरेट गैस्ट्रिक अल्सर, अच्छा पिछली वीडियो में आपने हमें समझाया था गैस्ट्रिक अल्सर होता क्या है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर अगर परफोरेट कर जाए तो वो करवा सकता है गैस्ट्राइटिस, ठीक है, विच कैन लीड टू ब्लीडिंग, और वो ब्लीडिंग भी करवा सकता है। दिस सीवियर डिस्कम्फर्ट और पेन, यानी कि सीवियर डिस्कम्फर्ट, बेचैनी है, काफ़ी देर से यहाँ पे लो ना जो है ना एक अजीब सी फीलिंग हो रही है आपको, और पेन भी है, ठीक है। स्प्रेड और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। उसके बाद ये नर्सिंग डायग्नोज एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग डायग्नोज, हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपना डायग्नोज कैसे बनाएं, और नर्सिंग इंटरवेंशन उसके ऊपर हम अमल दरामद कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 है पेन। पेन एक्यूट और क्रोनिक, दो टाइप के पेन है, एक एक्यूट है, एक क्रोनिक पेन है। एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड। क्या कह रहा है कि भाई एक्यूट पेन है, क्रोनिक पेन है, क्यों, किसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन है हमारे स्टमक में, और इरिटेशन है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। जो इरिटेशन है कि उसकी जो है इरिटेशन किसी वजह से रह रही है, क्यों, क्योंकि म्यूकोसा उसकी डिस्टर्ब है, ठीक हो गया, गैस्ट्रिक एसिड की वजह से इंक्रीज हो चुका है गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि जो HCl की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो चुकी है। नर्सिंग इंटरवेंशन में इसके लिए क्या करेंगे, पेन के लिए असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन, पेशेंट को असिस्ट करेंगे, जनरल कंडीशन जो उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से। असिस्ट वाइटल साइंस, पेशेंट के वाइटल साइंस लेंगे। असिस्ट पेन स्केल, अब पेन स्केल आता है कॉलेरा, वो उसके हिसाब से हम असिस्ट करेंगे पेशेंट का पेन। फिर करना है प्रोवाइड अ क्वाइट एनवायरनमेंट एंड कंफर्टेबल, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा रखना है शांति वाला एनवायरनमेंट ताकि कंफर्टेबल पेशेंट रहे हमारे साथ। टीच रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ऐसी ऐसी टेक्निक्स उसको बतानी है जिससे वो पेशेंट रिलैक्स हो सके। एनाल्जेसिक, पेन किलर देनी है, ताकि ऐसी एनाल्जेसिक देनी है जो उसके स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक हो गया। फिर आती है नंबर 2 पे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड वोमिटिंग। अच्छा, दूसरा नर्सिंग डायग्नोज क्या है हमारे पास कि भाई उसकी न्यूट्रिशन ऐसी नहीं है, वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा, क्यों, किसकी वजह से, एनोरेक्सिया यानी कि लेक ऑफ भूख, यानी कि उसको भूख की कमी है, ठीक है, भूख नहीं लग रही है जिसकी वजह से उसका बॉडी रिक्वायरमेंट कम हो चुका है न्यूट्रिशन का। एंड वोमिटिंग, जो खा रहा है वो उल्टी कर देता है, ठीक हो गया। इसकी हम इंटरवेंशन क्या बनाएंगे, अलाउ क्लाइंट्स टू चूज फूड्स, लो कैलोरी फूड्स आर नॉट अलाउड।
अच्छा जी, ऐसी ऐसे क्लाइंट्स को मेरे वो बतानी है, डाइट बतानी है जिसमें कैलोरी कम ना हो। अगर जो लो कैलोरी वाला होगा तो उसको हम अवॉइड कर देने का, भाई आपको ये चीज़ें लेनी है जिसमें कैलोरीज होंगी, आपने वो चीज़ लेनी है। Specify the time to eat severe food and eating time limit. Inform the client that if the food is not eaten during the time that has been provided. अच्छा जी, ऐसा टाइम उसको बताना है कि भाई आपको बे टाइम कुछ नहीं खाना, टाइम टू टाइम खाना है, लिमिट के वाइज खाना है। यानी कि आप बे टाइम खाओगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। जो हम आपको टाइम बता रहे हैं इस टाइम पे आपको ये फूड लेना है। विल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ अदर फीडिंग मेथड्स। अगर ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आए तो इसके अलावा कोई हम दूसरे मेथड दे दें, कुछ चीज़ें रिप्लेस करके उसको प्रोवाइड कर देनी है। व्हेन फूड इज नॉट ईटिन डू फीडिंग थ्रू आर ट्यूब, एनजी ट्यूब। अगर आप फूड नहीं खा सकते तो हम आपकी एनजी पास करेंगे जिसके थ्रू हम आपकी फीड कराएंगे, आपको फीड कराएंगे एनजी ट्यूब के थ्रू, नेजोगैस्ट्रियल ट्यूब। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर क्लियर हो चुका हो लेक्चर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।